आज क्लास 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण लेक्चर 2 है। इसमें प्रश्नोत्तर बताने जा रहे हैं। इसमें एक प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, अर्थात उसकी सतह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सुरक्षात्मक परत को हटाया जाता है। मतलब मैग्नीशियम का जो परत होता है वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, जो एक परत के रूप में मैग्नीशियम रिबन पर बैठ जाता है। तो उसको हटाया जाता है ताकि इसे जलाने के वक्त यह वायु की ऑक्सीजन के साथ संपर्क में रहे। हम जानते हैं कि कोई वस्तु तभी जलता है जब वह वायु के संपर्क में रहता है, वायु के ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। अब उत्तर 2 है, इसमें कुछ समीकरण दिया गया है जिसको संतुलित समीकरण लिखना है। तो पहला है आपका हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपका शब्दों में लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इसको हमको सांकेतिक रूप में लिखना है। तो सांकेतिक रूप में लिखेंगे H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। उसी तरह से इसमें है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट एरो बेरियम सल्फेट प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। तीसरा हो गया सोडियम प्लस H2O एरो 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 मतलब हाइड्रोजन। तो इस तरह से इसको संतुलित रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण जानते हैं कि कोई प्रत्येक परमाणु जो है उसकी संख्या दोनों साइड बराबर होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन 2 परमाणु है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 परमाणु, इधर क्लोरीन 2 परमाणु है तो इधर भी क्लोरीन 2 परमाणु, इधर बेरियम 3 है परमाणु तो इसमें भी 3 है, इधर सल्फेट 3 परमाणु है तो सल्फेट यहाँ 3 परमाणु होगा। इसी तरह से यह संतुलित किया हुआ है। एक अगला प्रश्न है, प्रश्न का उत्तर, संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। तो पहला है बेरियम क्लोराइड का विलयन, या कह सकते हैं जली बेरियम क्लोराइड प्लस जली सोडियम सल्फेट। ये दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप बेरियम सल्फेट सॉलिड ठोस बनता है और सोडियम क्लोराइड जली सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन या जली सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन, ये दोनों के अभिक्रिया के फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है और जल द्रव के रूप में प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम रासायनिक अभिक्रिया क्या देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में होता है परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे देखिए बेरियम क्लोराइड, ये टूट गया बेरियम और क्लोरीन में, मतलब बेरियम और क्लोराइड के बीच जो आपसी आबंध था वो टूट गया। उसी तरह से इसका भी टूट गया, सोडियम और सल्फेट का जो आपसी आबंध था वो टूट गया और ये बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाता है, बेरियम सल्फेट बनाता है, सोडियम के साथ क्लोरीन जुड़ जाता है और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं परमाणुओं के आपसी आबंध के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। यही रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया में यही होता है। अब देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मतलब होता है साथ आकर जुड़ना।
तो देखिए इसका परिभाषा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। जैसे कि उदाहरण में है कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जो ठोस के रूप में होता है, हम लोग घर की सफ़ेदी करने के लिए लाते हैं और उसमें हम जल मिलाते हैं लिक्विड के रूप में। दोनों के बीच अभिक्रिया स्टार्ट हो जाती है और ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, जो बुझा हुआ चूना होता है जिससे हम सफ़ेदी करते हैं। और इस बुझा हुआ चूना बनने के दरमियान में ऊष्मा भी मुक्त होती है। तो इस प्रकार से यह संयोजन अभिक्रिया में हम देखते हैं कि यहाँ पर दो अभिकारक हैं CaO और H2O, और दोनों मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण करते हैं। देखिए कोयले का दहन कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। इसमें भी क्या हुआ, दो तत्व है वह आपस में मिलकर क्या बना लेता है, एकल उत्पाद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से जल का निर्माण होता है। इसमें भी दो तत्व है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया करके एकल उत्पाद जल का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों भी हो गए संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण। और देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये इसका ऊष्माक्षेपी मतलब होता है ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया। एक्सोथर्मिक देखते हैं तो एक्सो माने होता है आउट, थर्मा माने होता है टेम्परेचर, एक माने रिलेटेड टू टेम्परेचर, जो बाहर हो रहा है। तो ऊष्मा उत्पन्न करने वाली अभिक्रिया मतलब ऊष्मा बाहर होने वाली अभिक्रिया। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए प्राकृतिक गैस का दहन। तो देखिए यहाँ पर मीथेन है, CH4 गैस है जो हम जलावन के रूप में काम कर लाते हैं। वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जलवाष्प बनाता है, और क्या होता है, ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। देखिए हम श्वसन में क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज कहाँ से आया, श्वसन में। तो देखिए हम लोग जो भोजन करते हैं तो वह पचता है। तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह पचकर ग्लूकोज के रूप में एक इसमें जलीय अवस्था में हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। और जो हम श्वसन लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन हम एब्जॉर्ब करते हैं अपने शरीर के अंदर, और वह ऑक्सीजन ब्लड के माध्यम से, इसलिए यहाँ लिखा हुआ ऑक्सीजन गैस नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन जलीय रूप में होता है, जल के साथ जाता है। और जो हमारी कोशिकाओं में ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज से ऑक्सीकरण करता है, अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है, बनाता है, जल बनाता है और ऊर्जा मुक्त करता है। तो इस प्रकार से जिसमें हम देखते हैं कि ऊर्जा निकल रहा हो, ऊर्जा प्राप्त हो रहा हो, यहाँ ये ऊष्मा ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें शारीरिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। शाक सब्जियों या वनस्पति द्रव्य, मतलब द्रव्य तो पदार्थ, जो भी वनस्पति पदार्थ होता है हम फेंक देते हैं, वह विघटित होता है, विघटित होकर सड़कर गलकर वह कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट में खाद बन जाता है। जैसे कि हम गोबर फेंकते हैं तो गोबर भी क्या बन जाता है, विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है। साग सब्जी फेंकते हैं गड्ढे में, वो भी कंपोस्ट बन जाता है। तो उस कंपोस्ट का बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। अब दूसरा अभिक्रिया हम लोग देखेंगे, वियोजन अभिक्रिया। इसका दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक
टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए देखिए फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट ये एकल अभिकर्मक है इस अभिक्रिया में। यह देखिए इसको ऊष्मा जब हम देते हैं तो यह टूटकर छोटा छोटा उत्पाद प्रदान करता है, जैसे फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इसी तरह से अन्य उदाहरण भी हैं जो एकल अभिकर्मक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, प्रदान करते हैं। PbNO3 लेड नाइट्रेट, इसको गर्म करने पर यह लेड ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए ये है आपका सिल्वर क्लोराइड, Ag माने होता है सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह टूटता है और यह सिल्वर और क्लोरीन के रूप में उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये सारे कहलाते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो हमने देखा था ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया देखा था। अब इसमें है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करने का मतलब है ऊष्मा का शोषण करने वाली अभिक्रिया। उदाहरण के लिए उपर्युक्त ये सभी जितने भी उदाहरण हैं वियोजन अभिक्रिया के, ये सारे उदाहरण आपका ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के भी उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा का शोषण कर रहे हैं, ये ऊष्मा प्राप्त करके ही टूटते हैं। तो इस तरह से वियोजन अभिक्रिया स्पष्ट हो गया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी स्पष्ट होता है। ठीक है। तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापित करता है मतलब उसको हटाकर उसका स्थान ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहलाते विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई तत्व किसी दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, सुटेबल हुआ। अब उदाहरण जैसे ये है आपका फेरस कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करके आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर विमुक्त करता है। देखिए यहाँ पर फेरस क्या करता है, अभिक्रिया में कॉपर को हटा देता है और उसका स्थान ले लेता है, और कॉपर के जगह Fe जब स्थान ले लेता है, कॉपर के जगह पर यहाँ Fe आ जाता है, आपका Fe आ गया तो हो जाता है फेरस सल्फेट। उसी तरह से Zn जो है कॉपर को यहाँ पर भी विस्थापित करके Zn सल्फेट बनाता है। यहाँ भी Pb जो है कॉपर को विस्थापित करके लेड क्लोराइड बनाता है। PbCl2 मतलब लेड क्लोराइड। तो सवाल उठता है कि ये इसको विस्थापित क्यों करते हैं या करने में क्यों सक्षम है। उसका कारण है हमको जानना पड़ेगा। उसके लिए हमको धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि ये है सोडियम, पोटासियम है, कैसे पोटासियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉपर कहाँ पर है, तो कॉपर देखिए इस जगह पर है, और Fe कहाँ है, Fe देखिए फेरस, ठीक है। और Zn कहाँ है, Zn देख लीजिए यहाँ पर है, और Pb कहाँ है, यहाँ है। तो देखिए अभिक्रियाशीलता श्रेणी में पोटासियम से छोटा है, कम अभिक्रियाशील है सोडियम, मैंने घटते क्रम में लिखे हुए हैं। इसके बाद है कैल्शियम, इसके बाद है मैग्नीशियम, इसके बाद है एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, इसके बाद फेरस, इसके बाद ये टीन है, इसके बाद लेड है, इसके बाद हाइड्रोजन। ये एक अधातु है जो बीच में आता है। इससे है फिर कॉपर के बाद है पारा के बाद है सिल्वर के बाद है गोल्ड।
तो गोल्ड जो है, सोना है, वह लिस्ट रिएक्टिव होता है, सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो देखिए अभिक्रियाशीलता के सापेक्ष में हम देखते हैं तो तीनों ही स्थिति में ये जो है Zn, Fe और Pb कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और उसका स्थान इन्होंने ले लिया। तो इस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया स्पष्ट हुआ। ठीक है, अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके पहले हम देखे थे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में देखे थे कि एक जो आयन है दूसरे क्या होता है, एक यौगिक था वह टूटता था और दूसरे से किसी दूसरे यौगिक के किसी तत्व के परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता था। इसमें होता है कि दो यौगिक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है और दो नए यौगिक उत्पाद बनाते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट टूटता है या जली है, जब अभिक्रिया शुरू होता है तो Na धनायन में और ये सल्फेट ऋणायन में, ये भी बेरियम धनायन में, ये ऋणायन में। इसके बाद क्या करता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसका जो धनायन है इसके ऋणायन से अभिक्रिया कर लेता है और बनाता है सोडियम क्लोराइड, और इसका जो धनायन है इससे इसके ऋणायन से अभिक्रिया करके बनाता है सोडियम क्लोराइड। और इसमें बेरियम सल्फेट जो है सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब नीचे बैठना। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया इसी से निकलता है, इसी अभिक्रिया से। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अर्थात जिस अभिक्रिया में अवक्षेप या विलय ठोस का निर्माण होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप या विलय ठोस का निर्माण होता है वह अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो उदाहरण में हम देखते हैं क्या, जो भी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है वह अवक्षेपण अभिक्रिया का भी एग्जाम्पल होता है। तो जैसे कि देखिए सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, इसमें भी द्विविस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है। जैसे इसका Ag है Cl से अभिक्रिया से जुड़ता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है। उसी तरह से यहाँ पर सोडियम है और नाइट्रेट है, इसका धनायन इसका ऋणायन दोनों मिलकर सोडियम नाइट्रेट बनाता है। तो एक तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें हो रहा है, साथ ही साथ इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया भी हो रहा है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड जो है वह हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। यह माने होता है नीचे, अवक्षेप माने जाना, जो नीचे जाता है बैठ जाता है। कोई लिक्विड में मान लीजिए जो यह विलय ठोस पदार्थ होता है कोई विलयन में, तो उसको अगर आप अस्थिर छोड़ दीजिए तो वह धीरे धीरे क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। तो उसको हम जो नीचे बैठ जाता है पदार्थ उसको हम अवक्षेप कहते हैं। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड जो है वह है अवक्षेप है। इस तरह से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी हम समझ गए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पांचवा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन को ऑक्सीडेशन कहते हैं और अपचयन को रिडक्शन कहते हैं। अब देखिए उपचयन ऑक्सीडेशन क्या है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उस पदार्थ का उपचयन होना कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, तो इसमें कॉपर का उपचयन हो रहा है, यह रिडक्शन। जस्ट उसी तरह इसको भी लिखेंगे, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि के जगह हो जाएगा ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास के जब वृद्धि होता है तो उस पदार्थ का अपचयन होना कहला, उपचयन के जगह पर हो जाएगा अपचयन होना कहलाता है। उदाहरण के लिए H2 + Cl2
हाँ 2HCl। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है। तो इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो ये दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ भी होती हैं, और जब साथ होती हैं तो दोनों को मिलाकर, जैसे अपचयन है इसका रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स मिला के हो जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का नाम ही है उपचयन अपचयन अभिक्रिया। तो अर्थात क्या है, अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होता है। तो उदाहरण के लिए रहे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया हो रहा है जब इसमें हम ताप देते हैं। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड किस में बदल जा रहा है, कॉपर में। तो कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, तो यह इसका अपचयन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ यहाँ पर। उसी तरह से देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो यह हो गया उपचयन हो गया। उसी तरह से दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं, मैंगनीज ऑक्साइड जो है HCl से अभिक्रिया करके मैंगनीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन बनाता है। तो इसमें देखिए मैंगनीज ऑक्साइड का क्या हुआ, मैंगनीज ऑक्साइड बदल गया मैंगनीज क्लोराइड में, तो मैंगनीज ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ये हो गया अपचयन, और मैंगनीज ऑक्साइड का हो गया अपचयन। और अब देखिए हाइड्रोक्लोरिक HCl, और HCl का क्या हुआ, HCl बदल गया क्लोरीन में, इसका मतलब HCl से हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन का ह्रास हुआ। तो जब हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वह क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, माने उपचयन अभिक्रिया होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है, और दोनों मिलके एक साथ रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं उपचयन ऑक्सीडेशन अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो दो सामान्य प्रभाव हम देखते हैं, संक्षारण देखते हैं और जिसका अंग्रेजी में होता है कोरोजन। संक्षारण क्या है, उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं लोहे में जंग लगने। तो संक्षारण है क्या, जब कोई धातु अपने आसपास यम्ल, वायु, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब धातु का ऑक्सीजन से उपचयन के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण धीरे धीरे क्षय होता है, नष्ट होता है, तब इसे धातु का संक्षारण कहते हैं। उसी प्रकार से है विकृत गंधिता, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है, तेल एवं वसा के उपचयित होने पर उनके स्वाद तथा गंध में विकृति आ जाती है, खराबी आ जाती है, जिसे विकृत गंधिता कहते हैं। मैंने उसके गंध में विकृति आना, उसके गंध में दोष आना। तो कोई तेल या वसा चीज़ या कोई पदार्थ जब अधिक देर तक रखा रहता है तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, अर्थात उपचयित होकर उसका गंध में परिवर्तन कर लेता है। इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो इस विकृति को हम रोक कैसे सकते हैं, इसके लिए या उसको धीमा भी कर सकते हैं या रोक भी सकते हैं। इसके लिए कुछ उपाय किए जाते हैं, जैसे कि प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं। प्रतिऑक्सीकरण एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि हम देखते हैं कि पैकेट में, पाउच में आजकल आता है, भुजिया वगैरह आता है बाज़ार में, तो उसमें क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट गैस भर देता है, उसमें ऑक्सीजन को वहाँ से हटा देता है और ऑक्सीजन के जगह पर दूसरा गैस जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको भर दिया जाता है। या क्या करते हैं, उसको वायुरोधी बर्तनों में रखा जाता है, जिससे उसमें वायु, देखते हैं पाउच जो होता है जिसमें भुजिया वगैरह आ रहा है, तो उसमें तो प्रतिऑक्सीकारक गैस भरता ही है, और उसका जो लेयर होता है, पाउच जो होता है प्लास्टिक का होता है, वायुरोधी होता है। इसी तरह से उसको हम कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं। इसके बाद क्या किया जाता है, तेली या वसायुक्त खाद्य सामग्री के थैली से
ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन का सक्रिय गैस भी भरा जाता है। या क्या किया जाता है, निम्न ताप पर खाद्य सामग्री को रखा जाता है। इसके लिए रेफ्रिजरेटर का भी उपयोग होता है। तो किसी भी तरह से किसी वस्तु का ऑक्सीजन से अलग कर देना या अलग करके हम विकृत गंधिता की गति को धीमा कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। इस तरह से यह चैप्टर आज समाप्त होता है। अब आगे देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए हम लोग लोहे में जंग लगने या रस्टिंग का जो उदाहरण है देख लेते हैं। यह है लोहा। लोहा के साथ ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है। ये देखिए पानी है, जल है, जलवाष्प है, हो सकता है, और ये अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। यही आयरन ऑक्साइड जंग के रूप में हमें दिखता है। इसका नाम हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड भी कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर लोहे का ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है। तो यह प्रभाव हम हमेशा प्रायः देखते हैं। थैंक यू।